अच्छा, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेसिकली यूके मार्केट से रिलेटेड है। आज हम यूके मार्केट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग का काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग हमें पहले ही अंदाजा है कि प्रोडक्ट हंटिंग टूल की मदद से किस तरह की जाती है। तो हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रोडक्ट हंटिंग में। मोस्ट प्रोबेबली आज ही हमारा प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड लेक्चर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम एक दो दिन देंगे बीच में इसको, इसकी प्रैक्टिस को। ठीक है जी। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, अब थोड़ा सा क्राइटेरिया हमने चेंज करना है। और जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर लेते, हम तब तक थोड़ा सा मूव ऑन नहीं करेंगे। यूके के बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग मूव कर जाएंगे ऑस्ट्रेलियन मार्केट में और यूएई सऊदीया की मार्केट में, जहां हम लोग मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। प्रोडक्ट हंटिंग रिलेटेड सिर्फ आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी टूल से रिलेटेड। और टूल हमारे पास जो मेन टूल अवेलेबल है वो है हमारे पास हीलियम 10। ठीक है जी। 10 का यूज हम करते हैं। और इसके लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट के अलावा कोई टूल मेन प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करें, क्योंकि बाकी के जो टूल हैं उनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है जितनी सिर्फ इन दोनों की है। ठीक है, तो इनके अलावा मैं या बहुत सारे लोग हैं जो कोई और टूल रेकमेंड नहीं करते हैं, तो हमने मेनली इन्हीं टूल के ऊपर रहना है। और इन्हीं टूल्स का यूज करते हुए हमने अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे ब्लैक बॉक्स के अंदर। अच्छा जी। ब्लैक बॉक्स में आए हैं, यूके के लिए वर्किंग करनी है, यहाँ पे हमने यूके सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब हम आ गए यूके मार्केट के अंदर। जब यूके के अंदर आ जाएंगे तो वो जो करेंसी है ना, वो खुद ब खुद पाउंड्स के लिहाज से हो जाएगी। ठीक है, यूएसए में डॉलर्स के लिहाज से है, यूके में पाउंड्स के लिहाज से है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के लिहाज से है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अच्छा जी, प्रोडक्ट रिसर्च करें हम। ठीक है जी। कैटेगरीज क्या होनी चाहिए हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे ना भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 4 से 5 रिकमेंडेड कैटेगरीज थी। हम अगर उन्हीं रिकमेंडेड कैटेगरीज का यूज करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करें तो बेस्ट है। लेकिन अगर हमें पता है कि कोई ऐसी कैटेगरी भी है जिसके अंदर हमें अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, गेटेड कैटेगरी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है उस कैटेगरी में, तो आप उस कैटेगरी के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि हम चीजों को समझे, ना कि प्रिसाइज हो जाएं या अपने आप को बहुत ज्यादा कैटेगरीज में डिपेंड कर लें। ठीक है, तो आप कैटेगरीज को चेंज भी कर सकते हैं अपनी अपने मतलब के लिहाज से या अपनी सोच के लिहाज से। ठीक है, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिकमेंडेड कैटेगरीज का मैंने आप लोगों को बताया है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट वगैरह। अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बहुत एक इशू भी है, जहां हम लोग कहते हैं कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी कैटेगरी है। लेकिन वहीं उसी कैटेगरी के अंदर एक इशू भी है, और वो इशू रिलेटेड है कीवर्ड से। अब हमें कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो काफी हद तक हमारे लिए एक बहुत की पॉइंट फीचर्स होते हैं, जिनको यूज करते हुए हम अपनी रैंकिंग करते हैं। अगर हम उन चीजों को बहुत ध्यान से ना यूज करें तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी लॉन्च के ऊपर, कि हम किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर लॉन्च कर बैठते हैं जिसके ऊपर हम रैंक हो ही नहीं सकते। और फिर उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है सारी जाया हो जाती है, क्योंकि कुछ अक्सर वो ऐसा होता है कि एक हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड होता है, उसके ऊपर जब हम लोग रैंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज वो एक 45 to 50,000 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड, लेट्स सपोज 60,000 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट 10-15 हजार डॉलर की है। ठीक है, ये 10-15 हजार पाउंड की है। तो हम अभी रैंकिंग कर ही रहे हैं, हम लोग मिडिल में आगे हुए हैं, हम 7वें पेज से उठ के लेट्स सपोज चौथे पेज पे आगे हुए हैं, लेकिन हम जैसे ही वहां पे आए हैं हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है। हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है। कुछ ऑर्गेनिक सेल आना भी स्टार्ट है, कुछ ऑर्गेनिक सेल दिन में एक एक या दो दो ऑर्गेनिक सेल भी आ रही है, लेकिन वो ऑर्गेनिक सेल काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो लोग रैंक है उनकी ऑर्गेनिक सेल ज्यादा है आपकी ऑर्गेनिक सेल के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा रैंक है जो चौथे पेज पे है वो दोबारा से डिक्रीज होके आखिरी पेज पे आ जाएगा। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट का जाया होना। तो अगर हम लोग एक ऐसे कीवर्ड को एक ऐसे
ना यूज करने वाले कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ज़हन में रखना है कि नीचे से ऊपर जाना है, हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर जाने का मतलब ये है कि हम लोग स्टार्टिंग में रीज़नेबल कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है जी? तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो नीश है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो कैटेगरी है, इसमें इश्यू ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स, मोस्टली कीवर्ड बहुत सारे तो हैं ही, मोस्टली कीवर्ड्स वो हैं जो कि ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड्स हैं। अब ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कीवर्ड जो एक नीश को डिपेंड कर रहा हो या नीश को वो शो कर रहा हो, ना कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। अब एक ऐसा कीवर्ड जो पूरी नीश को शो कर रहा है, जो पूरी नीश का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके ऊपर रैंक होना ईज़ी नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मली उनके जो की उनका सर्च वॉल्यूम होता है, वो बहुत हाई होता है। मिनिमम वो तकरीबन 90 टू 100 के तक होते हैं, 1 लाख तक होते हैं, और वो ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर वो 2 लाख, 3 लाख का सर्च वॉल्यूम होता है उनका। ठीक है जी? अब अगर हमें मिलेंगे ही मोस्टली ब्रॉड बेस्ड कीवर्ड्स, तो उनके ऊपर थोड़ा-सा रैंक होना डिफिकल्ट होता है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की नीश की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट की नीश के अंदर कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए तो वो बेस्ट भी प्रूव होती है। वो इन सारी निशों से बेस्ट भी प्रूव हो जाती है। क्योंकि अगर उसके अंदर कीवर्ड ट्रैकिंग ठीक की गई हो, कीवर्ड टारगेटिंग ठीक तरह की गई हो, मेन कीवर्ड्स हमने ठीक तरह चूज़ किए हों, तो उसका फ़ायदा बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो सर इन मेन कीवर्ड चीज़ों कौन को से होते हैं समझने जो की टाइटल ज़रूरत में है कि होंगे? हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर और जी, बिल्कुल। अच्छा, अब इन्हें इन चीज़ों को समझने की अब हमें ज़रूरत है कि मेन कीवर्ड्स को टारगेट किस तरह करना है और सेकेंडरी लेवल के जो कीवर्ड्स हैं, उनको किस तरह टारगेट करना है। हमारा मेन कीवर्ड किस सर्च वॉल्यूम के लेवल पे होना चाहिए, ज़्यादा हाई सर्च वॉल्यूम हो, कम हाई सर्च वॉल्यूम हो या मीडियम सर्च वॉल्यूम हो, इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। ठीक है जी? अब आते हैं, अब लेट्स सपोज़ मैं यूके में वर्किंग कर रहा हूँ और एज़ एन यूके, अब हमें यूके के मार्केट को समझना सबसे पहले ना, कि यूके की मार्केट किस तरह की मार्केट है। अब जो यूके की मार्केट है, ये ओवरऑल होलसेल के लिहाज से, फिज़िकल मार्केट में होलसेल के लिहाज से ये बहुत बड़ी मार्केट है। जो फिज़िकल होलसेलर्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है जी? और वो ज़्यादातर होलसेलिंग किसके अंदर कर रहे होते हैं, वो होम की प्रोडक्ट्स के अंदर होलसेलिंग कर रहे होते हैं, किचन की आइटम्स के अंदर, ऑफ़िस की प्रोडक्ट्स के अंदर, पेट सप्लाइज़ यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है जी? तो हम मोस्टली इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर रह रहेंगे। गार्डन एंड आउटडोर की कैटेगरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, ठीक है? होम एंड गार्डन, होम एंड किचन, ठीक है? इसके हमारे पास नीचे पेट सप्लाइज़, ये कैटेगरी है। ये 4 से 5 कैटेगरीज़ यहाँ पे अच्छी खासी चलती हैं। मंथली रेवेन्यू की बात करें हम। अच्छा जी, मंथली रेवेन्यू से रिलेटेड ये है कि अब यूके मार्केट है। यूके में हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा रेवेन्यू कवर करने की कोशिश करें, ठीक है? अब यहाँ पे एक तो करेंसी का चेंज आ जाता है, ठीक है? क्योंकि पाउंड की वैल्यू ज़्यादा है डॉलर से, तो वैसे तो ऑटोमैटिकली रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी हमने क्योंकि देखना है यूके मार्केट्स के लिहाज से। यहाँ पे हमारा जो गोल होगा वो होगा 15,000 पाउंड से लेकर 25 टू 30,000 पाउंड के करीब तक। ठीक है जी। प्राइस की बात करें, 15 पाउंड से लेकर 25 पाउंड्स तक। ज़्यादा हाई नहीं जाना है क्योंकि पाउंड्स है। ज़्यादा हाई जाएँगे तो फिर वो क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो जाएगा, वैट इंक्रीज़ हो जाएँगे हमारे, सारे चार्जेज़ हमारे इंक्रीज़ हो जाएँगे, तो उसमें अभी हमने नहीं जाना है। रिव्यू काउंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली जो चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं 300 से लेकर 1000 के करीब तक। आप 500 से 1000 भी कर सकते हैं, आप 600 से 1000 भी कर सकते हैं, आप 400 से 1000 भी कर सकते हैं। रेटिंग ऑब्वियसली 4.3 मिनिमम। साइज़ वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस फ़िल्टर में जाके आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ सेलर्स की लिमिट दे सकते हैं, ठीक है जी। आप रिव्यूज़ और सेल्स की लिमिट दे सकते हैं, मंथली सेल की लिमिट दे सकते हैं, फुलफिलमेंट चैनल की आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अगर तो आप एफर्ट पुट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा इन वेरिएशंस के अंदर चेंजेस ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि फिर उससे ये होता है कि जब आप एक-एक, 2-2 वेरिएशन के अंदर चेंजेस लेके आते हैं ना, तो आपको जो आइडियाज़ मिलते हैं प्रोडक्ट के, वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर ज़हन में रखना है। सर्च किया हमने।
अच्छा जी, सर्च किया, अब फूड की आइटम्स आ रही हैं, डिफ़ॉल्ट बाय कर ले हम। अच्छा, मोस्टली अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमें स्टार्टिंग में ना बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं जिनका सर्च वॉल्यूम और जिनका रैंक, जिनकी सेल्स वगैरह बहुत हाई होती है, उनको फिर हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि भाई हमें जो मंथली सेल है ना वो लो टू हाई कर दो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इससे ये होगा कि हमें स्टार्टिंग में कुछ रीजनेबल टाइप्स की प्रोडक्ट इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि रीजनेबल टाइप की प्रोडक्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ग्रुप में भी एक स्टूडेंट कह रहे थे कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो अनेबलर से अप्रूव हुई है, कौन है वो? सर ये नहीं सर, होलसेल वो का प्रोडक्ट नहीं, मेरी एरिया है। मैंने भेजी थी, वो मेरी अप्रूव नहीं हुई। मैं उनका ग्रुप देख रहा था तो वहां पे किसी ने लगाई थी, तो मैं स्टैट्स देख के उसके रहा हाँ, वो बहुत ही मतलब थोड़े लेवल के। अच्छा, बेसिकली वो प्रोडक्ट थी यूएसए से रिलेटेड। मैंने आपको बताया है कि यूएसए में 95% की जो प्रोडक्ट्स है ना वो है हाई कंपटीशन वाली, हाई सेल्स वाली, हाई डिमांड वाली। और जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया उस बंदे ने शो किया हुआ था ना वो थी एक मीडियम डिमांड और लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट। अब मीडियम डिमांड से रिलेटेड क्या है, मीडियम डिमांड डिपेंड करता है कि उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 टू मैक्सिमम 15,000 के करीब हो, उसके मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, सेल उसकी 5-6 हज़ार डॉलर्स की हो एवरेज सेल, या तो जो उस बंदे के पर डे के सेल बन रहे थे ना उस कीवर्ड के ऊपर वो 27 बन रहे थे, जो कि ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसकी ओवरऑल थोड़ी बहुत डिमांड थी, मीडियम डिमांड थी, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत लो था। यूएसए मार्केट में कोई ऐसा कीवर्ड, ऐसा मेन कीवर्ड ढूंढना जिसका सर्च वॉल्यूम लो हो, बहुत मुश्किल चीज हो जाती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ मेन कीवर्ड की, ठीक है। मैं ये नहीं बात कर रहा कि आपने कोई प्रोडक्ट देखी, उसके टॉप के 10 या 12 कीवर्ड छोड़ के आप सेकंड पेज पे आ गए और देखा कि ये देखें, ये जी ये कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम तो 12,000 है, उस तरह तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ मेन कीवर्ड की, ठीक है। तो मे भी अनेबलर का जो क्राइटेरिया है, अब अनेबलर्स की अल्लाह ही जाने, अनेबलर्स को आज तक कोई समझ नहीं सका, ठीक है। एक्सट्रीम कॉमर्स हर किसी के समझ में आती है लेकिन अनेबलर्स किसी के समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने ये सिस्टम निकाला हुआ है कि उन्होंने 5,000 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है अपने इन्वेस्टर के साथ मिलकर, अपने बीसी के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 5,000 प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो उन्होंने पकड़ी थी और वो नहीं चली हैं। अब वो चाहते हैं कि इनको कोई इन्वेस्टर्स मिले जो उनकी प्रोडक्ट को बीच रास्ते से उठा के टॉप पर ले लाए, ठीक है। सर्विसेज भी उससे लेंगे और जब रैंक हो जाएगी तो प्रॉफिट में 50-50% हिस्सा होगा। ये है इनका गोल। आप लोगों ने शायद साकिब अजहर जो गुजरांवाला के हैं इनके उनका लेक्चर सुना होगा, ठीक है। जी जी सर। तो उसमें उन्होंने ये चीज बयान की है कि तकरीबन कोई 5,000 प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च की हुई हैं और वो बीच रैंकिंग में फंसी हुई हैं क्योंकि इनके पास अब इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई हुई है। तो अब ये लोगों को घेर रहे हैं और चाह रहे हैं कि लोग अब इनके पास आए, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और वो उन प्रोडक्ट्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर रैंक करें। और जब रैंक हो जाए, और रैंक करने में मोस्टली कौन काम करेगा, रैंकिंग के अंदर मोस्टली जो वर्किंग करेंगे वो होंगे उनके बीसी के स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उनको भी सर्विसेज देना आता होता है, उन्होंने सिखाया होता है। तो वो रैंक करेंगे, रैंक होने के बाद प्रॉफिट 50-50% होगा। यह अब इनका नया कह लें आप स्लोगन है, इनका मॉड्यूल है नया इनका, ठीक है। तो हम लोग इस तरह बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप लोग के पास कोई एक्सट्रीम कॉमर्स का क्राइटेरिया नजर आता है कि आपको कोई आपका कोई स्टूडेंट या ग्रुप में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली की प्रोडक्ट का क्राइटेरिया शेयर करे कि मैंने ये प्रोडक्ट पोर्टल पे अपलोड की है और ये यूके के लिए अप्रूव हो गया, क्योंकि सनी अली साहब अब यूएसए के लिए बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देते हैं, वो तो अब खुद भी यूएसए में लॉन्च नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएसए का उनको अंदाजा है, यूएसए मार्केट अब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गई हुई है, ठीक है। तो एज अ पाकिस्तानी इन जो हमारा हमारा रहा है पीछे पोर्टफोलियो रहा है यूएसए में, वो भी कुछ अच्छा नहीं रहा। वजह यही थी ब्रांड रजिस्ट्री ना होना, इस तरह की चीजें। मैंने कल रात को भी एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली में पोस्ट लगाई थी, शायद आप लोगों में से किसी ने देखी हो। अगर नहीं देखी तो अभी भी उधर मौजूद होगी, वो भी जाके देखें कि मैंने जो पोस्ट लगाई थी ना वो लगाई थी ब्रांड रजिस्ट्री की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। और मैंने सारे सीनियर्स को कहा था कि मुझे ना उसमें सोल्यूशन बताएं, हालांकि सोल्यूशन अभी तक एक दो का ही आया है,
तो होता ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यूके, यूएसए वगैरह, यूएई वगैरह और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। अब अगर हम बात करें इन मार्केट्स की, हम बात करें यूएसए मार्केट की, हम बात करें क्या नाम है यूके मार्केट की, ऑस्ट्रेलियन मार्केट की, यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाना कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू है, मैं ये मानता हूँ कि इश्यू है। इन्वेस्टमेंट लगती है, टाइम लगता है, 1.5-2 महीने लग जाते हैं इस प्रोसीजर में, लेकिन एट द एंड ये काम हो जाता होता है। और जो लोग इन मार्केट्स में काम कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि ज़रूरी समझें कि अपनी लॉन्च करने से पहले अपने ब्रांड को ज़रूर रजिस्टर करवाएँ। लेकिन अगर हम बात करें, अब गल्फ मार्केट्स की बात करें, हम बात करें यूएई और सऊदीया की बात करें, तब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तब मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हाँ, गल्फ मार्केट्स के अंदर जो प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्ट्री है वो कोई ईज़ी चीज़ नहीं है, ना ही वो कोई सस्ती चीज़ है। 30,000 रियाल लास्ट ईयर डिमांड कर रहे थे ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, 30,000 रियाल, ठीक है? और वो भी 30,000 रियाल कोई पे भी करते। ये छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 30,000 रियाल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अब अगर एक कोई बंदा हो, उसने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो अमेज़न के ऊपर और वो अपना ब्रांड रजिस्टर भी करवा ले, लेकिन उसके ऊपर भी तकरीबन आपको साल लग जाता है ब्रांड को रजिस्टर करवाने के लिए, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो गल्फ मार्केट्स में अगर कोई ब्रांड रजिस्टर ना करवाए तो मुझे समझ लगती है। लेकिन अगर इन मार्केट्स में कोई ना करवाए तो हम कहेंगे कि वो बंदा बेवकूफ़ी कर रहा है। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस चीज़ को देखा भी गया है। इस चीज़ को आप लोगों के सामने भी रखा गया है। इस चीज़ को मैंने भी नोटिस किया है। नोटिस क्या बल्कि एक्सपीरियंस किया है। एक एक अकाउंट है, उसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। हालाँकि वो भी यूके में वर्किंग कर रहा है और दूसरा अकाउंट है उसका माशाल्लाह ब्रांड रजिस्टर्ड है, वो भी यूके में वर्किंग कर रहा है। एक अकाउंट है उसकी मल्टीपल निशेज़ हैं। वो तकरीबन 150 से 200 निशेज़ के अंदर वर्किंग कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट स्टेबल नहीं है। और एक अकाउंट है माशाल्लाह वो सिर्फ़ एक ही निश के अंदर वर्किंग कर रहा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। वजह क्या है? वजह होती है ब्रांड रजिस्ट्री, ब्रांड की गुडविल, ब्रांड अमेज़न की रिकमेंडेशंस के ऊपर कितनी वर्किंग करता है, इनिशियली कितनी वर्किंग कर रहा है ब्रांड अमेज़न की रिकमेंडेशंस के ऊपर, ब्रांड कितनी परसेंट ऑफ दे रहा है, अमेज़न के कहने पे ब्रांड अमेज़न की डील्स के ऊपर किस तरह हिस्सा ले रहा है। क्योंकि अमेज़न हर ब्रांड को, हर सेलर को ईमेल्स करता है। आपको पता है कि अमेज़न ने हर सेलर को मोस्टली हर मंथ में 1 या 2 ईमेल ज़रूर करता है। और उसके अंदर वो कहता है कि ये हमारी डील आ रही है, ये हमारी तरफ से कोई नया इवेंट आ रहा है, आप इसमें हिस्सा लें। जो ब्रांड अमेज़न की गुडविल के तौर पर उसमें हिस्सा लेता है, फिर ऑब्वियसली फिर अमेज़न भी उनको रिवॉर्ड करता है और वो रिवॉर्ड इस सूरत में करता है कि वो प्रोडक्ट को रैंक कर देता होता है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो हैं, ये डिफरेंट हमारा कह लें कि आप देखने का अंदाज़ा है, जो पाकिस्तानी इस चीज़ में बहुत थोड़ा समझते हैं। तो फिर उस वजह से क्या हुआ कि यूएसए में जो एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स को अप्रूवल देना बंद कर दिए। सिंपल अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह और दूसरी मार्केट्स के लिए अप्रूवल जा रही है। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली से रिलेटेड कोई ग्रुप में नज़र आता है, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। सर। सर उनसे अप्रूवल लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वो उनका पोर्टल होता है, बीसी के स्टूडेंट होते हैं जो बूट कैंप के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ना पोर्टल होता है, ठीक है? उस पोर्टल पे अपलोड करनी होती है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये है बेसिकली जो मैंने आपको बताया यूएसए का। जो यूएसए का बताया ना मैंने आपको, ये है उनका क्राइटेरिया कि टॉप के ऊपर, टॉप के जो सेलर्स हैं उनमें कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ 150 से कम हो, सेल्स ज़्यादा हाई ना हो, सेल्स की जो क्या नाम है हो टॉप में टॉप 10 है, उनमें से कम 60% सेलर्स ऐसे हों जिनकी सेल्स लास्ट 30 डेज़ में 300 टू 600 यूनिट्स के बीच में हो, ठीक है? रेवेन्यू रीज़नेबल होगी क्योंकि अगर इतनी सेल है तो रीज़नेबल रेवेन्यू भी होगी। रिव्यूज़ की मैंने आपको बात बता दी कि 150 के बीच से कम होने चाहिए, 150 या 150 से कम। टॉप के अंदर कम से कम 3 ऐसे सेलर होने चाहिए। टॉप 10 में या टॉप 15 में अमेज़न एक बार से ज़्यादा ना हो। एक दफ़ा है, ठीक है, एक दफ़ा से ज़्यादा ना हो, ठीक है? एक ब्रांड 2 दफ़ा से ज़्यादा टॉप 15 के अंदर ना रिपीट हो। ये चीज़ डोमिनेंसी ना हो कोई,
गेटेडनेस ना हो, पेटेंट का कोई इशू ना हो, क्योंकि जो सनी अली साहब है ना, ये पेटेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा ना कह लें आपके कॉन्शियसनेस शो कराते हैं या स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा शो कराते हैं। तो अगर पेटेंट का कोई भी इशू आ जाता है, जरा सा भी पेटेंट का इशू आता है ना, तो ये प्रोडक्ट को ना रिजेक्ट कर देते होते हैं। इवन कि जब इन्होंने अपने लिए कोई लॉन्च करनी होती है ना बीसी के स्टूडेंट के साथ मिलकर, तो उसमें ये होता है कि उस प्रोडक्ट का सिर्फ पेटेंट ये लोग 2 से ढाई महीनों में चेक करवाते हैं। मतलब 2 से ढाई महीनों में इनकी एक टीम है पेटेंट चेकर्स की, जो लगातार तो 2 से ढाई या 3 महीने लगाते हैं पेटेंट चेकिंग के लिए। इस यही वजह है, यही आप कह लें कि मेहनत है या यही वजूहात है जिनकी वजह से इतना इनका ये सक्सेसफुल जा रहा है। और मैं अगर आपको बात बताऊं कि हमारे एक एक्सट्रीम कॉमर्स के ही मेरे टीचर हैं, मेंटोर हैं मेरे, आप कह लें अमेज़न एफिलिएशन से रिलेटेड, जो हमने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग स्टडी करनी है ना, उससे रिलेटेड मोइज़ अहमद साहब, आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना होगा, लेकिन वो ग्रुप में कोई ज़्यादा एक्टिव होते नहीं है। हालाँकि कह लें कि बहुत बहुत बड़े मेंटोर हैं सबके अमेज़न एफिलिएशन से रिलेटेड। तो उन्होंने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग में अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए तकरीबन 8 महीने का टाइम लिया था। 8 महीने सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट की स्टडी में, प्रोडक्ट की चेकिंग में लगाई कि किस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। 8 माह बाद जब उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो उस प्रोडक्ट ने उनको तकरीबन 3 करोड़ रुपीस का फ़ायदा दिया था। 3 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था उन्हें, सिर्फ 8 महीने की एफर्ट पुट करने के बाद। तो ये होता है कि अगर अगर हम लोग टाइम देते हैं चीज़ों में, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ लेके चलते हैं ना, तो फिर उसका फ़ायदा होता है, जो कि अभी तक हम में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इस चीज़ सर की आप प्रोडक्ट नहीं सीख रहे अभी। हम लोग कहते सर हैं कि आपने सर कोई 20% क्राइटेरिया मीट कर रहा है, 30% क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है जी, हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होता है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं यही पूछ रहा था, आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो वहां से अप्रूव करवा के लॉन्च की या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका? मैं बेसिकली अभी तक एज़ अ बीसी स्टूडेंट अभी तक काम नहीं किया है। अप्रूवल के लिए आपको बूट कैंप का स्टूडेंट होना चाहिए, या आप किसी बूट कैंप के स्टूडेंट के साथ अटैच हो जाओ, या आप खुद बूट कैंप का स्टूडेंट बन जाओ। तो मैंने ना आज तक अभी तक मैं ना बूट कैंप का स्टूडेंट बना हूँ, ना मैं आज तक कभी बूट कैंप के स्टूडेंट के साथ काम किया है। ठीक है? मेरा अपना, मैं अलहदा से ना अपना ही मैंने मतलब शुरू किया हुआ है, और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत कामयाबी दी हुई है। सही सर। सर एफिलिएट मार्केटिंग से वो जैसे वो आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ का उन्होंने जो है ना बेनिफिट उससे हुआ है, कैसे सर एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे हो सकता है? उसका भी थोड़ा सा शॉर्ट सा एफिलिएट टेस्ट। मार्केटिंग में होता ये है, एफिलिएट मार्केटिंग में होता ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट डेवलप करते हैं। ठीक है? आप अपनी एक वेबसाइट डेवलप करते हैं शॉपिफाई के ऊपर, या किसी और वेबसाइट के ऊपर आप अपनी वेबसाइट, अपना स्टोर क्रिएट करते हैं, और उस स्टोर के ऊपर आप किसी और सेलर की प्रोडक्ट को वहां अटैच करवाते हैं। ठीक है? फिर आप ये करते हैं, फिर आप मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ अपनी जो वेबसाइट होती है उसको रैंक करते हैं। एसईओ भी होता है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर आती है ट्रैफिक गूगल के थ्रू, क्योंकि वो वेबसाइट आपकी गूगल के ऊपर भी रैंक हुई होती है, शॉपिफाई के ऊपर भी रैंक हुई होती है। शॉपिफाई की ट्रैफिक भी आ रही होती है, गूगल की ट्रैफिक भी आ रही होती है उसके ऊपर। ठीक है? फिर जो ट्रैफिक आती है ना, वो आपके पड़ती है आर्टिकल्स, वो आपके आर्टिकल्स रीड करती है। जिस तरह आप कह लें कि ये न्यूज़ है हमारी, अब ये आप कह लें कि एक्सप्रेस वाले या हम वाले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो इनके जो एंकर्स हैं उनको उनके प्रोग्राम ज़्यादा देखे जाते हैं या उनके आर्टिकल ज़्यादा पढ़े जाते हैं। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट की निशी से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। उन वेबसाइट्स के ऊपर आप मुख्तलिफ सेलर्स की, अमेज़न के सेलर्स की, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, इन सब सेलर्स की प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाते हैं, वहां पे शो करवाते हैं। फिर जो आपकी ट्रैफिक होती है ना, वो सिर्फ आपके आर्टिकल ही पढ़ती है। वो आपकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो आपने उनको रेकमेंड किया होता है, प्रोडक्ट रेकमेंड की होती है, वो परचेज भी करती हैं। ठीक है? अब जब आपकी वेबसाइट के ऊपर से प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है ना, उसमें ये होता है कि प्रोवाइड तो पीछे से आपका सेलर करता है, जो जिसकी प्रोडक्ट आपने वहां पे शो कराई होती है। लेकिन जो वो प्रोडक्ट सेल होती है ना, उसमें आपका जो प्रॉफिट होता है ना, वो फिर आपको दिया जाता है आपके सेलर की तरफ से। लेट्स सपोज आपको सेलर कहते हैं कि एक सेल के पीछे मैं आपको प्रोडक्ट का 10% दूंगा, 20% दूंगा।
ये होती है। अब जो मोइज अहमद साहब थे हमारे, उन्होंने जिसकी मैं बात की है थोड़ी देर पहले, वो थे गेमिंग से रिलेटेड, उनको गेमिंग का बहुत ज्यादा शौक है। उन्होंने अपना जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई हैं वो गेमिंग चैनल से रिलेटेड बनाई हुई हैं। अब गेमिंग की अगर हम बात करें तो जो स्पोर्ट्स की जो जितनी भी चीजें हैं, हेडफोन्स हो गए, गेमिंग हेडफोन्स हो गए, गेमिंग माइक हो गए, गेमिंग चेयर्स हो गई, ठीक है, और अब पबजी के ग्लव्स भी आ रहे हैं, ये सारी चीजें, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है और ये इंक्रीज होती है क्योंकि ये सीजनल चीज नहीं होती, ये 24/7 पूरा साल चलती हैं। तो ये बेसिकली तरीके होते हैं जिनको हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आ गई सारी, ठीक है। कर्टन्स बिल्कुल भी नहीं, कर्टन्स को देख के ही हमने साइड पे हो जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल तो ये उठता है कि अभी हम कह रहे थे कि यूके मार्केट है, रैंकिंग इजी होती है। हालांकि होता ये है कि जो कर्टन्स वाली प्रोडक्ट है ना, कर्टन्स की जो प्रोडक्ट है या ये जो टॉवल्स की प्रोडक्ट है, इनमें डोमिनेंसी बहुत ज्यादा आ जाती है। डोमिनेंसी और ब्रांड डोमिनेंसी इनमें बहुत ज्यादा होती है, तो इनको हम मोस्टली इग्नोर ही करेंगे। अच्छा जी, ये पेट सप्लाई से रिलेटेड एक प्रोडक्ट बताइए है, स्लोटन पेट कैरियर, डॉगी कैट हैंड फ्री स्लिंग कैरी डॉग पपीज कैरियर एडजस्टेबल पेटेड। अच्छा जी, पेट कैरियर, ये कीवर्ड मुझे नजर आ रहा है, इसको उठा लेते हैं। अच्छा जी, पेट कैरियर कीवर्ड अप्लाई किया है, देख लेते हैं इसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो प्रोसीजर बताया हुआ ना, उसमें आपने जो एक्सरे रन करना है ना, वो 2 टाइम्स होता है। एक दफा जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक्सरे रन करेंगे, जो सिनेरियो नजर आएगा, जो क्राइटेरिया नजर आएगा, अगर वो हमारे क्राइटेरिया से मैच होता हुआ, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कॉम्पिटिशन एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कीवर्ड एनालिसिस। कीवर्ड एनालिसिस के बाद हम दोबारा से प्रोडक्ट का स्टैट्स के ऊपर आ जाएंगे, दोबारा से एक्सरे रन करेंगे, और अगर उस सेकंड टाइम जो एक्सरे हमारा होगा वो हमारे क्राइटेरिया से मैच करेगा, तब हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे, उससे पहले नहीं। 2 दफा अमेजोन टॉप के अंदर बैठा हुआ है, ब्रांड डोमिनेंसी भी है इधर, अमेजोन एज अ सेलर भी बैठा हुआ है, अमेजोन एज अ सेलर भी बैठा हुआ है। अब अमेजोन एज अ सेलर बैठा हो वो अलग चीज है, अमेजोन नजर आएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था होलसेल का जो मॉड्यूल है, और अगर पीएल भी कर रहा हो ना, ये देखिए, तो पीएल भी इस प्रोडक्ट के ऊपर होलसेल भी कर रहा है, जो कि सबसे अच्छी बात है। फिर हम इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि अमेजोन आ गया हुआ है, हम इस प्रोडक्ट को हमेशा निगलेक्ट करेंगे। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अच्छा जी, डॉग हार्नेस, ये कुछ लिहाज से डो पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट है, और नंबर ऑफ सेलर भी एक हैं, 24.99, प्राइस भी इसकी अच्छी है, मंथली सेल भी इसकी रीजनेबल है, रेवेन्यू भी बहुत अच्छी है, 16,000 पाउंड अच्छी रेवेन्यू है इसकी, बीएसआर भी बहुत अच्छा है, रिव्यूज लिमिट में है, 761, कुछ नहीं है, लिमिट में है, 4.5 स्टार भी है इसके। ठीक है जी, डॉग हार्नेस, इसको हम उठा लेते हैं। से जी, डॉग हार्नेस को उठाया, इसका कीवर्ड पिक किया और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, डॉग हार्नेस, अच्छा अब यहाँ पे डॉग हार्नेस एडजस्टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट की भी स्टडी करनी है ना। अब कुछ को स्मॉल पपीज के लिए चाहिए, कुछ को बड़े जो डॉग्स हैं उनके लिए चाहिए। तो इसमें जो मुझे जो चीज समझ आ रही है वो ये आ रही है कि अगर हमें इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया समझ में आ गया, ठीक है, और अगर ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च करनी पड़ भी गई, तो इसमें ये चीज हमारी डिपेंड होगी कि हमें एक एडजस्टेबल डॉग हार्नेस चाहिए, ठीक है, जो कि हर साइज के ऊपर फिट आ सके। तो इस चीज को भी हमने ध्यान में रखना है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट का क्राइटेरिया नहीं चेक करना, प्रोडक्ट को स्टडी भी करना है। फिर आपने जो इन्वेंट्री पीछे से रेडी करवानी है वो किस तरह की इन्वेंट्री होगी, क्या उसके अंदर आपने चेंजेस मेक करनी है।
अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम भी इसका 69 है। चलें, यूके मार्केट है, इतना हम कर लेते हैं। यूके मार्केट के अंदर हमें इतना डोमिनेंसी नहीं नजर आई, लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी है इस। अच्छा जी, एक ही ब्रांड है जो सिर्फ 2 दफा रिपीट हुआ है, जो कि ठीक है, ठीक है। डोमिनेंसी नहीं, टॉप 10 में अभी तक अमेज़न नजर नहीं आया है। सेल्स काफी हाई हैं, सेल्स काफी हाई हैं, लेकिन मार्केट ठीक है जी। प्राइस में मिनिमम एक बंदे ने टारगेट की हुई है, लेकिन देख लेते हैं क्यों इसने टारगेट की हुई है। एक्स्ट्रा लार्ज भी सेल कर रहा है, ये स्मॉल में सेल कर रहा है इस वजह से, क्योंकि ये स्मॉल पीस है इसका, इस वजह से इसने 9.9 रखी हुई है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कोई भी नहीं है जिसने ज्यादा हाई लेवल की प्राइस टारगेट की हो। सेल्स काफी हाई है इसकी, एक तो ये चीज। एवरेज रेवेन्यू काफी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। बीएसआर बहुत ज्यादा कम है। मतलब प्रोडक्ट तो मतलब अच्छी डिमांड वाली प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा ना कंपटीशन इसका बहुत ज्यादा हाई है। 24 इसका सक्सेस स्कोर है, 24। इसका मतलब है कि ये बहुत हाई सक्सेस स्कोर है इसका। ठीक है, मतलब हाई का मतलब ये है कि एज एन इंडिविजुअल सेलर, अगर हमारे पास मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, सिर्फ एक स्टार है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तो कम से कम 4 स्टार हो इसके ऊपर, तो हमें हमारे लिए इजी होता है, इजी लेवल में आ जाएंगे। जंगल स्काउट में आप लोगों को इजीली सक्सेस स्कोर नजर आता है 7। ठीक है, जितना आप 7 के क्लोज होंगे उतना इजी होगा प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रोडक्ट को रैंक करना। हीलियम 10 में जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी अच्छी चीज है। इसमें सिर्फ एक स्टार है, जो कि बहुत कह लें कि हमारे लिए मुश्किल है, बहुत खराब चीज है ये। अच्छा जी, और लेकिन अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है उसके ऊपर, सेल्स का इसके ऊपर बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, रिव्यूज का इसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा इशू है। रिव्यूज इसके बहुत हाई लेवल के रिव्यूज हैं, रिव्यू वेलोसिटी भी इसकी बहुत हाई है। अब एक महीने में 30 डेज के अंदर 400, 800 या 500 की रिव्यू वेलोसिटी को मैच करना एज अ न्यू सेलर हमारे लिए इम्पॉसिबल सी चीज है, क्योंकि यूके मार्केट है। यूके के अंदर हम गिव अवेज तो कर नहीं रहे होते। ठीक है, तो गिव अवेज नहीं कर रहे, तो रिव्यूज का जो वेलोसिटी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट 150 से 200 बायर हमारी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक बायर होता है जो हमें रिव्यू देता है। तो इस लिहाज से हमारी जो रिव्यू की वेलोसिटी है वो कितनी बनती है, 0.05% बनती है आउट ऑफ 100%। तो इस वजह से रिव्यू वेलोसिटी को तो हम मैच कर ही नहीं सकते। यहाँ से रिव्यू वेलोसिटी का चक्कर भी, एवरेज रेवेन्यू इसकी बहुत हाई है, एवरेज रिव्यूज इसके बहुत हाई हैं, बीएसआर इसका बहुत लो है। बीएसआर इसका बहुत लो है, जो कि बहुत एक कह लें कि मुश्किल चीज है हमारे लिए। बीएसआर का इतना कम होना अच्छी चीज नहीं है। बीएसआर आप मिनिमम रखें 10,000 के करीब रखें, 15,000 के करीब रखें, मैक्सिमम आप रखें 50,000 के करीब। लेकिन कम, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा कम होगा तो वो मुश्किल। ठीक है जी, तो इस तरह हमने स्टडी करना होता है प्रोडक्ट को। तो अगर हम लोग इन सब चीजों को नहीं देखेंगे, इन सब फैक्टर्स को नहीं देखेंगे, तो कोई फायदा नहीं है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का। हम जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स बायर को देते हैं, वो उसको अप्रूवल ही नहीं देगा, और वो हमारी चीज सेल ही नहीं होगी। ठीक है, तो बायर कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरे क्राइटेरिया पे 40% आ जाओ, आप क्राइटेरिया पे 60% आ जाओ, मैं आपकी प्रोडक्ट खरीद लूंगा और आपको मैं पैसे दे दूंगा। नहीं, बायर ने अगर आपको क्राइटेरिया दिया ना, उसने ए टू दी क्राइटेरिया को देखना है, और अगर उसमें से कोई भी चीज फुलफिल ना हो रही हो, तो वो उस चीज को नहीं परचेज करता है। तो इन चीजों को अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, तो होना क्या चाहिए ना, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं होना क्या चाहिए। एक आइडियल चीज भी तो होनी चाहिए ना। अब आप लोग ऐसा करेंगे, जो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ ना, वो लिख लें। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर्च वॉल्यूम की, ऊपर से नीचे आते हैं, ताकि चीजें एक फॉर्मेट के लिहाज से आप लोगों को बताई जाए और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम की। अब जो कीवर्ड हम टारगेट करें, उसका जो सर्च वॉल्यूम हो, वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 से लेकर 40,000 या 50,000 के करीब हो, 25 to 50,000 के करीब हो।
इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड में आते हैं स्कोर की तरफ, बीटा स्कोर कह लें या सक्सेस स्कोर कह लें। सक्सेस स्कोर में हमारा जो स्कोर हो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 टू 34 के करीब हो, और ये जो स्टार हो हमारे, ये लीस्ट 4 स्टार्स लाजमी हो, 4 स्टार जरूर होने चाहिए हमारे सक्सेस स्कोर के अंदर। दूसरी चीज, तीसरी चीज में आ जाते हैं तो हमारे एवरेज रिव्यूज। एवरेज रिव्यूज कभी भी 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 600 टू 1000 ये चीज लिख लें, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। 600 टू 1000 एवरेज रिव्यूज हमारे। एवरेज प्राइस की बात करते हैं अब। Average जो हो हमारी वो 15 टू 35 या 25 के करीब हो। 15 टू 25 टू 30, 25 टू 30 कर लें आप। 15 पाउंड से लेकर 25 या 30 पाउंड मैक्सिमम। एवरेज BSR बेस्ट सेलर रैंक हमारा मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 50,000, 15 से 50,000 BSR। रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू ये होनी चाहिए हमारी 15 से 25,000 पाउंड के करीब करीब 15 से 25,000 पाउंड। ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, अमेजोन डोमिनेंसी ना हो उसके अंदर। अगर अमेजोन आ भी रहा है तो टॉप 10 में अमेजोन एक दफा से ज्यादा ना हो, अमेजोन एक दफा से ज्यादा ना हो। और एक ब्रांड अगर डोमिनेंट है, एक ब्रांड अगर डोमिनेंट है तो वो 2 दफा से ज्यादा रिपीट ना हो रहा हो, बस। ये हमारा अमेजोन डोमिनेंसी और ब्रांड डोमिनेंसी का क्राइटेरिया है। मिनिमम प्राइस की करें तो जिस यहाँ पे आपने देखा कि 9.99 इस बंदे ने मिनिमम रखी हुई है, इसने 10 रखी हुई है, तो कोशिश ये करेंगे एक से ज्यादा कोई सेलर ऐसा ना हो टॉप में, टॉप 10 में एक से ज्यादा सेलर ऐसा ना हो जिसने अपनी प्राइस मिनिमम रखी हो। मिनिमम प्राइस का मकसद ये होता है कि आप खुद देखेंगे एक लोग $20 की सेल कर रहे हैं। मार्केट है एक, मार्केट में नॉर्मल रेट चल रहा है $20 का, और एक सेलर आया है और वो 9 में सेल करने लग गया है या 8 में सेल करने लग गया है, जो कि तकरीबन क्या नाम है 60% लेस है या 50% लेस है, तो इसका मतलब वो मिनिमम प्राइस पे सेल कर रहा है। उससे क्या होगा, उससे हमारी सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम तो मिनिमम प्राइस टारगेट नहीं कर सकते, हमारे तो एक्सपेंडिचर्स ही बहुत है, हमारे तो खर्चे ही बहुत है, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस एक से ज्यादा कोई ऐसा सेलर ना हो जो मिनिमम प्राइस टारगेट कर रहा हो। सेल्स की बात की है मैंने, सेल्स वही टॉप 10 है। टॉप 10 में मोस्टली 60% लोग ऐसे हों जिनकी सेल्स 600 टू 800 यूनिट्स के करीब हो, ठीक है जी। सर रिपीट कीजिएगा सेल्स को। 600 सेल्स की मैं बात बता रहा हूँ कि मोस्टली जो सेल्स हो वो 600 टू 800 यूनिट्स के बीच में हो। अच्छा जी, हाँ, बाकी की जो 40% है वो आप कर सकते हैं कि 1000, 2000, 3000 यूनिट, लेकिन सिर्फ 40% हो वो। मोस्टली लोग कौन हो, सर सक्सेस स्कोर 600 से 800। सक्सेस स्कोर आपका 30 टू 34 के सक्सेस बीच में होना चाहिए, और ये जो स्टार होने चाहिए ये आपके मिनिमम 4 होने चाहिए। अच्छा जी, सेल भी हो गया। रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जब आप सेल को करेंगे तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्ट हो जाएगी उसके लिहाज से। रिव्यूज काउंट की बात करें तो टॉप 10 में कम से कम 3 ऐसे लोग होने चाहिए, टॉप 10 में कम से कम 3 ऐसे लोग होने चाहिए जिनके रिव्यूज लेस देन 300 हो। यूके मार्केट है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया आपको, लेस देन 300। वैसे अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में है कि लेस देन 150, लेकिन क्योंकि ये यूके मार्केट है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेस देन 300 हो। कम से कम 3 ऐसे लोग हों, बाकी हो जाएंगे 1000 हो 2000 हो, इस तरह। ये नहीं कि 50,000, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1000 2000 ठीक है, ये 50,000, ये 9000, ये 4000, ये 6000 बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रिव्यूज वेलोसिटी भी बिल्कुल यही होनी चाहिए कि लास्ट 30 डेज में मैक्सिमम लोगों की रिव्यू वेलोसिटी यही कि 300 हो जाए,
250 हो जाए, 200 हो जाए, ये 493, ये 500, ये 800, ये 4000, ये नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी चीजें कोई ज्यादा देखने वाली नहीं है, सिर्फ इन इसको चीजों को हमने ध्यान में रखना होता है। रिव्यू वेलोसिटी को रिपीट कर दे, कितनी होनी चाहिए? रिव्यू वेलोसिटी होनी चाहिए हमारी 200 से लेकर 300 की रेंज में। बाकी का ये क्राइटेरिया वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी मैं ना आप लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, इसके बीच में आप मूव ऑन कर सकते हैं, इसके बीच में आप अपने आप को वेरी कर सकते हैं, इसके बीच में आप जहां मर्जी जाएं, लिमिट्स के बीच में आप जहां। सर कैटेगरी का बता दे, कैटेगरी कौन कौन सिलेक्ट करनी है? ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। मैं कैटेगरी के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा रहा आपके लिए।